मिडिल ईस्ट में चल रही जंग परमाणु संकट में बदल गई तो क्या भारत सच में सुरक्षित रहेगा या फिर 2000 किलोमीटर दूर बैठे हम और आप भी हवा और पानी के जरिए इस अदृश्य खतरे की चपेट में आ सकते हैं। अब ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 32 दिनों से जारी ये तनाव अब उस मोड़ पर है जहां बात सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि परमाणु ठिकानों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं, खासकर संवेदनशील केंद्रों को लेकर। और अगर यहां से रेडिएशन बाहर निकला तो क्या उसकी पहुंच सिर्फ ईरान तक रुकेगी या फिर ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ समझने और जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो आग पिछले 32 दिनों से सुलग रही है वो अब सिर्फ युद्ध नहीं रही बल्कि एक ऐसी परछाई बनती जा रही है जिसमें परमाणु खतरे की आहट सुनाई देने लगी। अब इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि जंग कितनी बड़ी है। अब तो बस एक बात जहन में बार बार आ रही है, ये जंग कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए जहां से लौटना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि फोकस अब सिर्फ मिसाइलों पर नहीं है बल्कि उस जमीन पर है जहां परमाणु इतिहास छिपा है, यानी ईरान का नतांज परमाणु केंद्र। दोस्तों, अगर यहां या किसी भी परमाणु साइट पर हमला होता है और रेडिएशन बाहर निकलता है तो क्या सिर्फ ईरान तक असर रहेगा या फिर पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है, यानी दुनिया पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सबसे पहले एक सच्चाई सामने आती है, ये दूरी भारत के लिए ढाल है। ईरान और भारत के बीच लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन क्या इतनी दूरी सच में सुरक्षा की गारंटी है? क्योंकि रेडिएशन कोई सीमाएं नहीं देखता, वो हवा के साथ चलता है। अब यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। अगर किसी परमाणु केंद्र में बड़ा विस्फोट होता है तो सबसे भारी रेडियो एक्टिव कण आमतौर पर कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में ही जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन असली खतरा वो नहीं होता जो नीचे गिरता है। असली खतरा वो होता है जो हवा में उड़ जाता है। अगर हवाओं का रुख पश्चिम से पूरब की ओर हुआ तो क्या होगा? क्या 48 से 72 घंटे के भीतर रेडियो एक्टिव बादल भारत की सीमा तक पहुंच सकते हैं? दोस्तों, भारत के पश्चिमी हिस्से यानी कच्छ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली तक हवा में सूक्ष्म रेडियो एक्टिव कण दर्ज किए जा सकते हैं। सीधे तौर पर जानलेवा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शरीर और पर्यावरण पर असर डालने वाला खतरा है ये। लेकिन अब भी कहानी सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। पर्शियन गल्फ के तटीय परमाणु ठिकानों पर अगर हमला होता है तो मामला और गंभीर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रदूषण पानी के रास्ते भी फैल सकता है। और अगर ये जहर समुद्री धाराओं के जरिए आगे बढ़ा तो अरेबियन सी के रास्ते भारत के पश्चिमी तट यानी मुंबई और गोवा तक इसका असर पहुंचने की आशंका जताई जाती है। यानी खतरा सिर्फ हवा में नहीं, पानी में भी है। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 मिट्टी और पानी में मिलकर पीढ़ियों तक असर डाल सकते हैं, यानी बीमारी तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ फैल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन प्रभावित होगा? उत्तर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है। ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश सबसे पहले इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि वो भौगोलिक रूप से सीधे इस संभावित रेडिएशन जोन के करीब हैं। लेकिन भारत के लिए खतरा एक अलग रूप में आता है। यह सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी झटका हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट की सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है, उसके लिए ये एक एनर्जी शॉक जैसा होगा। और फिर आता है सबसे मानवीय संकट। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और वापसी अभियानों में से एक बन सकता है। आज पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलती सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, अब दुनिया की नजरें इस पूरे हालात पर टिकी हैं। क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट का ये तनाव सच में परमाणु खतरे तक पहुंच सकता है या फिर समय रहते हालात संभल जाएंगे और दुनिया एक बड़े संकट से बच जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।